ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हमने लास्ट टाइम किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इन तमाम चीजों के हवाले से बात हो चुकी थी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो टॉपिक सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। सफिशिएंट अमाउंट में जो पुराना जो बैकग्राउंड मटेरियल है वो अगर आपके पास मौजूद नहीं होगा तो आप अपने क्वेश्चन को रिफाइन नहीं कर सकते। पता चला कि अगर आपने एक क्वेश्चन बनाया है लिटरेचर रिव्यू में, वो काम पहले ही हो चुका है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे और काफी डिटेल में करनी थी। सब्जेक्ट एरिया तो रेलेवेंट डेटा भी अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है लिटरेचर सर्च का जो प्रोसेस फ्लो है वो किस तरह से करेंगे। आपने एक अदद क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप उसको कौन से सब्जेक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। आप बीइंग फार्मेसी स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आपके पास 5 फील्ड्स हैं और उन्हीं 5 फील्ड्स के अंदर आप लोगों ने रहते हुए अपने टॉपिक को रिफाइन करना है। आप लोगों के पास क्या है, कॉग्नोसी है, फार्माकोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स है और क्लिनिकल फार्मेसी है। अब जिस भी फील्ड में आपने जाना है, टॉपिक स्पेसिफाइड उसी फील्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर तो उस फील्ड का नहीं होगा, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो बहुत सारी जगहों पे इस बात पे जो है वो इतराज हो रहा होता है। बीएसआर के अंदर भी इतराज हो रहा होता है और वाइवा या मतलब डिफेंस के टाइम पे भी इतराजात हो रहे होते हैं कि भाई ये किस किस्म का टॉपिक आपने किया है और ये आपकी फील्ड का तो है नहीं, तो क्या आप दूसरों की फील्ड में घुसना चाह रहे हैं। यानी से फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक अगर कॉग्नोसी से मिलता हुआ है और आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो इस बात को काफी बुरा समझा जाता है कि जी केमिस्ट्री का काम करने के बजाय आप कॉग्नोसी करें तो कॉग्नोसी वाले क्या करेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। तो रेलेवेंट एरिया में सर्च करना है, जाहिर सी बात है। लेकिन जब लिटरेचर सर्वे करते हुए ये अगेन ये बात याद रखिएगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए हर फील्ड की। ये मैं नहीं कह रही कि अगर आप हेल्थ साइंसेस से हैं तो आप उसकी जो मैकेनिकल साइड है या जो उसकी जो इंजीनियरिंग साइड है उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे, नहीं। लेकिन जो हेल्थ साइंसेस की जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपने कोई प्लांट उठाया है तो प्लांट में अब तक कितने कंपाउंड्स आइसोलेट हो चुके हैं, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो ये केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, फिर उनकी जो फार्माकोग्नोस्टिक जो है कि जी प्लांट है फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं तो उसकी हाइट क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, वो किस तरह की एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, किस तरह की उसको बीमारियां लग जाती हैं। आपकी बिब्लियोग्राफी में ये तमाम इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये आपकी रेफरेंस लिस्ट के अंदर जाएगा, लेकिन बिब्लियोग्राफी में आपकी ये जरूर होना चाहिए कि ये तमाम चीजें आपको पता है, कहाँ पे जरूरत पड़ रही है, उसके हिसाब से आप उसको उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकेंगे बाद में। तो लिटरेचर सर्वे के लिए मैंने ड्यूरेशन भी बता दिया था कि ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर के ऊपर और द अमाउंट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल ऑन द टॉपिक यू आर स्टडिंग, वहां से आप लेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर रेलेवेंट डेटाबेसेस को ढूंढना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से डेटाबेसेस हैं जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल रही है उस चीज को भी ढूंढना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरे जमाने के डेटाबेसेस उठा के बोल देते हैं कि हाँ जी इधर से भी मिल जाएगा, इधर से भी मिल जाएगा, इधर से भी मिल जाएगा, ढूंढते रहते हैं, लेकिन केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स की तरफ नहीं जाते। जबकि हेल्थ साइंसेज और केमिस्ट्री की अगर जो जो फील्ड है उसके लिए केमिकल एब्स्ट्रैक्ट से ज्यादा ऑथेंटिक डेटाबेस है ही कोई नहीं। ठीक है जी, तो वहां से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स। अच्छा, मसला क्या है कि हम यूजुअली जब अपनी अंडर की जो लाइब्रेरी होती है, यूजुअली जब उसको देख रहे होते हैं तो उसमें जो बुक्स होती हैं या जो उसमें जो टेक्स्ट होता है वो अंडर लेवल का होता है। अगर तो हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, रिसर्च लेवल पे जा रहे हैं तो उस तरह की जो बुक्स जो होती हैं वो एज सच अवेलेबल नहीं हो रही होती हमारी जो सेमिनार लाइब्रेरी हो गई या मेन लाइब्रेरी होगी उसमें। उसके लिए फिर आपको जो है ना 2-3 जगह देखनी पड़ती हैं। वो तमाम इदारे जहाँ पे रिसर्च प्रोसेस हो रहा है और काफी पुराने स्टैब्लिश्ड इदारे हैं और वहाँ की जो लाइब्रेरीज हैं वो इन हवालों से, इन इस तरह की जो बुक्स हैं उनसे अच्छी खासी लोडेड है। तो उन तरह की जो उन लाइब्रेरीज में भी फिजिकली जाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आजकल डिजिटाइज हो गई हैं, लेकिन फिजिकली बुक में से अपनी इंफॉर्मेशन निकालना, उसको अपने पास रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जहां जहां से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसकी रेफरेंसिंग करनी बहुत जरूरी है।
क्योंकि पता चला आपने किसी जगह से, किसी किताब से बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, आपने वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी वो अपने पास रखी नहीं, और ना ही उसका रेफरेंस नोट करके रखा। बाद में पता ये चला कि जब आप ढूंढने बैठे तो वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल रही। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो चुका है। एक डेफिनेशन थी डायबिटीज के हवाले से, एक डेफिनेशन थी, वो मैंने पढ़ी और क्लियर कट पढ़ी है। आज तक मुझे याद है वो डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी, लेकिन मजाले जो मुझे उसका रेफरेंस मिला और जब मुझे जरूरत थी, जब मैंने उसको ढूंढा तो बहुत सारी जब दफा में हम सिर्फ रैशनली चीजों को गो थ्रू कर रहे होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बीइंग अ रिसर्च स्टूडेंट आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि whenever you are studying something, whenever you are gathering some information, this is your priority, this should be your priority कि वो रेफरेंसेस आपके पास जो है वो हर सूरत में जमा रहने चाहिए। वो आपको बहुत ज्यादा जो बड़ी ख्वारी होती है उससे बचा लेते हैं अगर आप साथ के साथ रेफरेंसेस जमा कर रहे होते हैं तो। एक सेकंड के लिए मुझको थोड़ा सा अच्छा जी, यहाँ पे बात कर रहे थे हम। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपका जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें कितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है ये नोट कर लीजिए। कीवर्ड वो वर्ड होता है जो आपकी सर्चिंग में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है जी। अगर एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं डालेंगे तो आपकी सर्चिंग कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी। आप अगर डायबिटीज इंसिपिडस ढूंढना चाह रहे हैं और अगर आप खाली डायबिटीज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपका कीवर्ड डायबिटीज होगा। अब आपको मालूम है कि कॉमनली हर जगह पे और ओवर द वेब भी डायबिटीज जो है वो डायबिटीज मलाइटिस को कहा जाता है। उस सूरत में क्या होगा कि अगर आप डायबिटीज इंसिपिडस ढूंढना चाह रहे हैं और आपने खाली डायबिटीज लिखा है तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी की सारी क्या होगी, डायबिटीज मलाइटिस से रिलेटेड होगी। डायबिटीज इंसिपिडस के हवाले से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और वो आपके लिए जो है वो टाइम वेस्ट करवाएगा बहुत ज्यादा और आपके लिए जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉपर वर्ड्स इस्तेमाल करना, प्रॉपर कीवर्ड्स इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कैसे करते हैं वो अभी थोड़ी देर में हम इसको वो प्रैक्टिकली भी करेंगे। इम्पॉर्टेंट एक और जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि आप किसी भी चीज के हवाले से जब हम सीख रहे होते हैं या जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको सवाल पूछने से नहीं शर्माना चाहिए। बहुत दफा क्या होता है कि हम जब सवाल पूछने लगते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि जी ये सामने वाला जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं ये समझेगा हमें कुछ नहीं आता और हम बिल्कुल जाहिल हैं। अगर ठीक है सामने वाला ये समझ भी रहा है ना कि हम जाहिल हैं तो देयर इज नो वरीज, हम सीख रहे हैं ना। तो इस टाइम पे तो अगर हम जाहिल कहलाएंगे, जितना ज्यादा अपने आप को जाहिल समझेंगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकेंगे। ठीक है, तो इस बात से शर्माना नहीं चाहिए। कोई भी आपको मिले जिसने थोड़ा आपसे थोड़ा सा एडवांस काम किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जो सेकंड सेमेस्टर के लोग हैं या आप जैसे सेकंड सेमेस्टर में वो लोग जो अभी अभी एग्जाम दे के फारिग हुए और सिनॉप्सिस राइटिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनसे सवाल पूछिए कि आप लोगों ने जो अपना लिटरेचर सर्वे किया था उस वो कहाँ से किया था, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस हैं जहां से आपने वो सर्चिंग की थी। वो तमाम के तमाम डेटाबेसेस की एक लिस्ट बना लें। फिर किसी भी दोस्तों से, पीयर्स के साथ, पीयर से मुराद यह है दोस्त, टीचर्स, जानने वाले, उनसे अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करें और उनसे पूछें कि मैं इसको मतलब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपको नहीं पता, सामने वाले को मालूम हो कि फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज मलाइटिस से रिलेटेड मुझे काफी सारी चीजें मिल रही हैं लेकिन जो मेरा सवाल है वो नहीं मिल रहा। हो सकता है मैं अपने किसी दोस्त से बात करूं तो वो मुझे कोई ऐसा आइडिया दे कि हाँ ये तो उस आइडिया से आपको कोई कीवर्ड मिल जाए और उस कीवर्ड को आप जब डालेंगे तो आपके इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड जो आंसर्स हैं वो सारे के सारे निकल के आ जाएंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एग्जैक्ट उस जगह पे हाथ मारना है, वो जगह देखनी है जहां पे आपके मतलब की चीज छुपी हुई है और वो छुपे हुए मतलब एक्सपीरियंस से आता है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप पहली मर्तबा में ही जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे हाथ मारेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं और आप जो है आखिर में ये हाल हो जाता है कि जो है फिर आप जो है सामने वाला आपको टॉपिक बताता है उसको 4 लफ्ज आप लिख के देते हैं, उसी में से उसकी सारी सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है।
तो ये अगेन आप कितना इंग्रॉस्ड हैं अपने काम में, आप कितना इंटरेस्ट के साथ वो काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर ये तमाम चीजें बेस कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये कीवर्ड्स भी आ गए, प्रॉपर फ्रेजेस आपने अपनी जगह जमा कर लिया, आपको रेलेवेंट डेटाबेसेस भी मिल गए हैं, और जो रिलेटेड टेक्स्ट है वो भी आपने पूछ पाछ के अपने पास एक पूरी लिस्ट बना ली, तो अब आप फिर आप अपने काम की एक लिस्ट बनाएंगे कि जी मुझे जो अगर जो डेटा लिटरेचर ऑफ सर्वे करना है, सॉरी जो सर्वे ऑफ द लिटरेचर करना है, उसके लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना है। अब फिर आप वो लिस्ट बनाएंगे कि जी फॉर एग्जांपल हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें कितनी लिमिटेशन है, उसमें हमारे पास कितना डाटा अवेलेबल हो सकता है, और उससे ज्यादा जो डाटा है वो कहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है, और वो कौन सी जगह है जिनसे हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इंटरनेट पे ज्यादातर जो सबसे बड़ी परेशानियां आती है, अगर आप घर से बैठ के सर्चिंग कर रहे हैं तो आपके पास आता है हर जगह पे कि जी सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन मांगते हैं वो, और उसके बाद ये कि जी ओवर द अमाउंट ऑफ सम मनी वो आपको आर्टिकल खुल के देंगे, और वो भी 24 घंटे के लिए या इस तरह से। अब जाहिर सी बात है, आप हर आर्टिकल के लिए $10, $5, $6 वो वाली अमाउंट चल रही होती है। उसके भी कुछ हमारे पास जो है वो कुछ रिसोर्सेज हैं कि कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, वो क्योंकि उनके पास वो चीजें मौजूद हैं, उनके पास सब्सक्रिप्शन मौजूद है, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको फुल लेंथ आर्टिकल्स जो है वहां से निकाल के दे देते हैं, जो बहुत जरूरी आपको लग रहा है, उसके एब्स्ट्रैक्ट से लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो वो आप फिर उन एजेंसीज के साथ भी वो इंटरेक्ट करके वो ले सकते हैं। दूसरा ये कि जो फुल्ली फ्री आर्टिकल्स होते हैं, जो फुल्ली अवेलेबल आर्टिकल्स होते हैं, उनसे आप फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हो रहे होते हैं, और जब अच्छे जर्नल में पब्लिश हो रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे सब्सक्रिप्शन लगी हुई होती है और आपको वो किसी सूरत नहीं मिल रहे होते। तो आपको फिर ये चीज ढूंढनी है कि जी ये वाले जो जर्नल्स हैं इनकी सब्सक्रिप्शन कौन कौन से इदारों ने की है। कराची यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं, एचईजे के अंदर जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन हुई हुई है, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे आर्टिकल्स वहां से मिल जाएंगे। अगर तो ऐसा है और आप वहां पे क्या है कि वो कुछ पैसे दे के मेंबरशिप मिल जाती है, आप वहां पे जाके जो उनकी डिजिटल लाइब्रेरी है वहां जाके जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं, और आपको टाइम मिल जाता है। फिर जो फ्री ऑफ कॉस्ट एचईजे की जो लाइब्रेरी है वहां से आप केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स, आपके पास रिसर्च के हवाले से काफी बुक्स मौजूद हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। और वहां पे फिर अगेन लगा लें, अगर 5 से 7 दिन अगर सुबह से शाम तक आपने उन लाइब्रेरीज में लगा लिया, तो आपके पास साइजेबल अमाउंट में लिटरेचर जमा हो जाएगा, जिसकी फिर सॉर्टिंग करनी पड़ेगी आपको, इसमें से आपके काम की क्या चीजें हैं जिनको आपको रीड आउट करना है। तो इस तरह की चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ रही होती है। अब वही वाली बात है कि सर्च शुरू करें। अब सर्च शुरू कर दिए, अब यानी ये है कि वो जगह पता चल गई है आपको कि कहाँ कहाँ से चीजें अवेलेबल थी, वो आपने अवेलेबल रिसोर्सेज देख लिए, और उसके बाद फिर अब आप जो है वो सर्च शुरू कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एक मोटा सा रजिस्टर खरीदें, और उस मोटे से रजिस्टर को लेके बैठे, सर्च शुरू करें, आपसे रिलेटेड जो भी टॉपिक मिल रहा है उसको आपने पढ़ना है, उसको पढ़ें। जब पढ़ चुके हैं उस आर्टिकल को, या तो उसमें से अपने काम की जो चीजें हैं वो निकालें। यूजुअली हमारे काम की क्या चीज होती है, एक तो ये कि आपको इंट्रोडक्शन लिखने के लिए टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर तो वो उधर से मिल रही है तो वो इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली। एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको जरूरत पड़ रही होती है वो है आपके डिस्कशन के लिए आदाद शुमार, यानी कितनी परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल आपको एक आर्टिकल मिला है ब्राजील का, और आपका जो जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कितनी से फॉर एग्जांपल कोई एक डिजीज डायबिटीज ही उठा लेते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि जी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस ब्राजील में कितनी है, तो वो जो अगर ब्राजील का आर्टिकल है तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ब्राजील का आर्टिकल, उसका रेफरेंस आपने नोट किया, और वहां से आपने जो है ये चीज निकाल ली कि जी वहां पे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कितने परसेंट प्रिवेल कर रही हैं। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज का निकाल लिया, फिर आपको डिफरेंट शहरों का, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों का अपने कंपैरिजन के लिए अपने जो है आपका जो डिस्कशन होता है उसके लिए चाहिए होगा, तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो गैदर कर लेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी हमें जरूरत होती है यूजुअली, वो होता है मटेरियल एंड मेथड। सामने वाला जो आर्टिकल है, जो कंप्लीट आर्टिकल है, उसमें मेथड क्या इस्तेमाल किया गया एक्सपेरिमेंट्स के लिए,
उन असल में जो हम जैसे जैसा आप जैसे स्टूडेंट्स है ना जो स्टार्ट करेंगे अभी लिटरेचर सर्वे, तो सबसे ज्यादा जो 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 प्रॉब्लम आ रही होती है ना कि पढ़ना क्या है इसमें, ठीक है। मैं जैसे जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जब मैं एमफिल में थी तो मुझे लिटरली झूठ के अलावा 2 साल तक तो मुझे पहले ही समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने करना क्या है इसमें। हमारे जमाने में कोर्स वर्क वगैरह कुछ होता नहीं था, तो जब कोर्स वर्क नहीं होता था तो इस तरह की जो बेसिक चीजें, रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैट्स वगैरह किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ाया था हमें। डायरेक्ट जो है ना वो झोंक दिया कि अब आप जाइए और जो है वो सर्च करिए। अब क्या सर्च करें, क्या एक्सपेरिमेंटल मॉडल होगा, कैसे डिजाइन करना है, कुछ नहीं पता। अच्छा, अपने साथ के जो एक दो पीयर्स थे, जो दोस्त थे, उनसे पूछा, उन्होंने फिर बहुत हेल्प की। मतलब मैं लिटरली ये कह सकती हूँ कि अगर मैं से फॉर एग्जांपल इधर जो अभी खड़ी हुई हूँ या इस लेवल पर कि आप लोगों से ये मैं बातें कर सक रही हूँ, उसकी वजह ये है कि जो मेरे साथी थे वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। तो जब मैं जब मैं लिटरेचर सर्वे करने के लिए बैठी, तो एक दिन मैं बैठी तकरीबन रोने वाली शक्ल बना के बैठी थी, तो मेरी एक जो सीनियर थी उन्होंने कहा क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। मैंने कहा मैम इतना मोटा सारा आर्टिकल है और मतलब ढेर सारा है, मतलब मैं क्या पढ़ूं इसके अंदर से, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर पकड़ के मैं बैठी हुई हूँ। तो कहने लगी देखो अभी इस वक्त आपको क्या क्या काम करना है। मैंने कहा मुझे ये प्लान करना है कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स क्या करने। तो क्या नहीं, सिंपली सिर्फ आप फिलहाल के लिए ये करो, कुछ ना देखो, डायरेक्टली मटेरियल एंड मेथड के ऊपर जाओ और एक जगह पे सारे नोट्स बना लो कि फलाने आर्टिकल में ये मेथड इस्तेमाल हुआ है, ये एनिमल्स इस्तेमाल हुए, ऐसे किया था, वैसे किया था, स्टैंडर्ड ड्रग्स कौन सी इस्तेमाल की थी, क्या किया था, उस तरह की एक पूरी लिस्ट बना लो। कुछ बात समझ में आई। मैं ख्याल में कोई 20 या 25 के करीब आर्टिकल्स थे, उठाए सारे, वो अपने पास लेके बैठी, एक रजिस्टर लिया, उसमें टेबल बनाया, हर तरह की हेडिंग डाली कि एनिमल स्टडी टाइप, और उसमें जो था वो पॉजिटिव कंट्रोल क्या था, नेगेटिव कंट्रोल क्या था, किस प्लांट के ऊपर काम हुआ, प्लांट के एक्सट्रैक्ट पे काम हुआ, कौन सा एक्सट्रैक्ट था, ये था वो था, जहां जमाने भर की चीजें निकालनी मैंने उसमें से। अच्छा, मजे की बात ये उस वक्त तक मैंने ये नहीं शुरू किया था कि प्लांट कौन सा भी इस्तेमाल हो रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम मेथोडोलॉजी सेट कर रहे थे। 25 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद 6 या 7 तरीके सामने आ गए कि ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब ये बैठ के सोच रहे हैं कि अब इनको किया कैसे जाएगा। फिर एक और दोस्त थी, उनके पास गए, मैंने कहा भाई देखो ये चीजें निकल के आई हैं, इनमें से हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है। उस वक्त उसने ये बोला कि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खुद इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, देख लेंगे उसके हिसाब से। हमें यहाँ पे जो हमारे जो सुपरवाइजर हैं वो कोऑपरेट करते हैं, हम कुछ बोलेंगे तो हमें नई चीजें बनवा के भी दे देंगे, अब तुम प्लान कर लो क्या करना है। खैर कैसे करना है वो, अच्छा उसी जमाने में वो जो थी अपना एमफिल का एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। अब समझ में चूंकि कुछ आ रहा नहीं था तो उनके साथ जाके उनको हेल्प करानी शुरू कर दी कि भाई देखा तो जाए कि ऑब्जर्वेशन की कैसे जाती है, डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। वो सारा काम किया। जब वो सारा काम किया तो उसके बाद पता चला कि अच्छा भाई ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है, सबसे पहले तो एनिमल हैंडलिंग सीखनी है और उसके बाद फिर डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं वो तो हमें समझ में आ गया। अब जब ये तमाम चीजें क्लियर हुई, उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि जी अब अगर ये एक्सपेरिमेंट्स करने तो इसमें कुछ नया क्या किया जा सकता है, वो बैठ के प्लानिंग की। उसके लिए फिर मजीद एक्सपेरिमेंट्स आर्टिकल्स पढ़े। तो मतलब एक दफा जब मेथोडोलॉजी सेट हो गई तो फिर आगे जब आपने जब इंट्रोडक्शन लिखने बैठ रहे हैं, लिटरेचर ऑफ रिव्यू लिख रहे हैं, वो फिर उस वक्त की कहानी हो जाएगी कि बाकी का डाटा फिर आप उस वक्त कलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो एक प्रोसेस फ्लो होना चाहिए कि आप पहले अपने सीनियर से या किसी से पूछ लें कि जी सबसे पहले हमें क्या चीज करनी है, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि भाई उसको किस तरह से करना है, क्या करना है, क्या। तो उसके लिए फिर जो है आपने क्या किया, रिसर्च करनी शुरू की, नोट्स बनाने शुरू किए। अब यहाँ पे एक मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक दो चीजें आपको इधर मैं बताना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको आगे चलूंगी। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। स्क्रीन शेयर होगी नया? जी मैम। जी यस मैम। मैम। अच्छा, कोई सवाल है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। ठीक है।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दो 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 वर्ड्स होते हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। एक है प्री से, एक मिनट, प्री से, अब इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, चेक कर लीजिएगा, या समराइज करना। ठीक है, दूसरा वर्ड है पैराफ्रेजिंग। तीसरा वर्ड है टेकिंग नोट्स। आप में से कोई मुझे ये बताना पसंद करेगा कि इन सब में से में डिफरेंस क्या है? मैम, आई थिंक समराइज में हमारे पास जो भी फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक है या कोई ऐसे या कोई आर्टिकल है, तो उसको हम फॉर एग्जांपल वो जो है ना 15 पेजेस का है, तो हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के उसको समराइज करेंगे मिनिमम वर्ड्स में। ठीक है। पैराफ्रेजिंग में हम ये करेंगे कि पर्टिकुलर वर्ड्स को हम चेंज करेंगे सिनोनिम्स के साथ या अल्टरनेटिव वर्ड्स के साथ, उसके जो फ्रेजिंग है उसको चेंज, या पैसिव और एक्टिव में भी हम चेंज कर सकते हैं। टेकिंग नोट्स मींस के आई थिंक इसका क्लियर नहीं है मुझे मैम इतना, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है कि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करें एक जगह। ठीक है, सही कहा आपने। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जिस टाइम पे आप लिटरेचर सर्वे कर रहे होते हैं ना, तो ये दो तीन चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है। पहली चीज है समराइज करना। समराइज करने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल का 1/3 कर दें आप। 1/3 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और इस एब्स्ट्रैक्ट को जो है आप जो है देखना चाह रहे हैं, पढ़ लिया आपने। पढ़ने के बाद आपने उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको अपने अल्फाज में लिख दिया, और उसकी साइज कम करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 250 अल्फाज का जो अगर वो है, क्या कहना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप उसको जो है 75 to 80 वर्ड्स का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो बना दीजिए, छोटा कर दीजिए। ठीक है जी, तो वो तो समराइज कर देंगे। पैराफ्रेज का मतलब है 250 वर्ड्स का जो कंटेंट है वो 250 वर्ड्स का ही रहेगा, लेकिन उसको आपने अपने अल्फाज के अंदर लिखना है। ठीक है जी, यानी जो जैसे लिखा हुआ है उस लिखे हुए तरीके को चेंज कर दें। अब उसमें क्या होगा कि अगर तो सिमिलर वर्ड्स हैं या बहुत वो कहना चाहिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते, तो उनको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेना है। बाकी के तमाम जो है वो वर्ड्स की जो है वो सिनोनिम्स निकाल लीजिए और उसके साथ कर लें। 250 वर्ड का जो कंटेंट है वो हद में हद भी 200 वर्ड्स के अंदर अंदर रहना चाहिए, उससे कम हो गया तो वो फिर पैराफ्रेजिंग नहीं रहती। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की लैंग्वेज चेंज करनी है। अगेन, जैसे आपने कहा, टेंसेस चेंज कर सकते हैं, और मतलब इस तरह की तमाम चीजें कर सकते हैं जी। जो एक्टिव की जगह पैसिव वॉइस कर सकते हैं, या पैसिव की जगह पे एक्टिव वॉइस में लेकर आ सकते हैं उसको। टेंसेस सारे चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से करके जो है वो आप उसको अपने अल्फाज में लेकर आ जाएंगे। पूरे कंटेंट मतलब समझ में आना चाहिए, जो कुछ भी उस जगह पे लिखा हुआ है उसको, लेकिन आपने अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पैराफ्रेजिंग कहलाती है। टेकिंग नोट्स का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आपको उसमें से लग रही है वो नोट कर ली। से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पूरा आर्टिकल पढ़ा बैठ के, घंटा लगाया मैंने, कोई 15 पेज का आर्टिकल था, वो मैंने पढ़ा और उसमें से मैंने जो है वो 4 पॉइंट्स निकाले। कौन कौन से पॉइंट्स निकाले जी? एक तो सबसे पहले मैंने इसकी जो बेसिक डेफिनेशन थी डिजीज की वो निकाल ली। फिर उसके अलावा जो उन्होंने जो मेथोडोलॉजी डिवाइस की थी, उस मेथोडोलॉजी में मुझे जिस चीज की जरूरत थी मैंने वो पॉइंट नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट जो है वो मेथोडोलॉजी में से निकाल लिया। थर्ड पॉइंट मैंने देखा कि इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे किए, उसके हवाले से जो जो टेस्ट उन्होंने रन किए थे, और मुझे लगता है कि मेरे पास भी सिमिलर किस्म का डाटा है, मैं ऐसे टेस्ट रन कर सकती हूँ, मैंने उन टेस्ट की लिस्ट बना ली।
उसके बाद मैंने ये देखा, इनका डिस्कशन पढ़ते हुए मुझे पता चला कि हाँ जी, इस डिस्कशन में ये जो स्टैटिस्टिक्स इन्होंने शो की है वो मेरे काम की है। उस स्टैटिस्टिक्स को मैंने जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लिया। पूरे आर्टिकल में से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो वो मैंने निकाल लिए। दिस इज टेकिंग नोट्स। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। इतनी परेशानी के अंदर में यस मैम क्यों आ रहा है?